भोजन और पोषण में फर्क है। आज नेट के कारण सब कुछ सबको सुलभ है, मगर ऐसी खिचड़ी बन गई है जो बेसिकली अखाद्य है। ई दिस ई दैट, ये सब क्या है? ये सब केमिकल्स हैं जो उस चीज को खराब ना होने देने के लिए उसमें जोड़े गए हैं। ये आपके पोषण का अंग नहीं है, मगर आप इनको ले रहे हैं। ब्रेकफास्ट को लेकर थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल कि ब्रेकफास्ट हमारा कैसा होना चाहिए? क्या कई लोग ब्रेकफास्ट स्किप करके सीधे दोपहर का खाना खा के ही काम पे चले जाते हैं और फिर सीधे रात का खाना खाते हैं। तो ये सोचकर खुश मत होइएगा कि बहुत अच्छा पौष्टिक खाना था और इसीलिए शायद डाइजेशन के समय हमें नींद आ रही है। तो थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है कि जब आपको खाकर बड़ा अच्छा एनर्जी और अच्छा फील हो तो समझिए आपने बहुत अच्छी डाइट ली है। दूध पीने से, दूध से जुड़े पदार्थ खाने से, दूध आपके लिए बना ही नहीं है। दूध गाय अपने बच्चे के लिए देती है, उसको आप लेते हैं, वो आपके शरीर में नुकसान करता है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि हमने देखा है कि भारत में तब से लेके आज तक, चाहे कृष्ण के समय से बात कीजिए और वर्तमान में बात कीजिए, तो दूध हर घर का हिस्सा है और सबको दूध पीने की आदत है। नमस्कार, आज डॉक्टर आशा में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पोषण की। पोषण पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ज्योति जी, और ज्योति जी बड़े मज़ेदार सवाल मुझसे पूछ रही थी। हमें लगा चलो रिकॉर्ड ही कर लेते हैं, क्योंकि जो इनके सवाल हैं वो शायद आप सबके भी सवाल होंगे। स्वागत है ज्योति जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर आशा। मैं हर बार कुछ ऐसे ही सवाल लेकर आती हूँ जो मुझे लगता है आपके भी मन में होंगे, और इसीलिए मैं सही जानकारी के लिए सही डॉक्टर के पास आती हूँ ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। न्यूट्रिशन मंथ हम मना रहे हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, जो हर दिन हमारे शरीर को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ डॉक्टर आशा? बिल्कुल सही। लेकिन आज समय बदल चुका है। आप देखिए, मार्केट पूरा डाइट से भरा हुआ है, लेकिन ये डाइट क्या न्यूट्रिशंस है? क्या इसमें न्यूट्रिशन हमको मिल रहा है हमारी यंग जनरेशन को, या फिर एक्सरसाइज करने वाली यूथ को, या बड़ी होती बच्चियों को, या डिलीवरी वाली लेडीज़ को? ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज में हमारी जो जनरेशन है, जनता है, बटी हुई है। तो क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें न्यूट्रिशन मंथ मनाने की? कितना वैल्यू है हमारे जीवन में न्यूट्रिशन का? देखिए, बहुत ही अच्छे सवाल हैं आपके ज्योति जी। न्यूट्रिशन मंथ हम क्यों ना मनाएं? सितंबर न्यूट्रिशन मंथ है, और इसे क्यों मनाया जा रहा है कि आज हम सब एक सिंगल सेल से 3 किलो के पैदा हुए, और 3 किलो के पैदा होके आज 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 जितने भी किलो के हैं, वो तो भोजन से ही हुए हैं। और भोजन और पोषण में फर्क है। जो आपके मुंह से अंदर जा रहा है वो भोजन है, और जो उसका जो हिस्सा आपके शरीर में उपयोग हो रहा है वो पोषण है। ये समझना होगा। तो पोषण, जो आप खा रहे हैं हर चीज आपके शरीर में उपयोग हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपने जो वैरायटी ऑफ डाइट्स की बात की, तो हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में हमेशा से अलग अलग आयु और स्थिति और कार्य के अनुसार भोजन अलग हुआ करता था। बिल्कुल। जो एक राजा का भोजन है वो एक मजदूर का भोजन नहीं होगा। आज नेट के कारण सब कुछ सबको सुलभ है, मगर ऐसी खिचड़ी बन गई है जो बेसिकली अखाद्य है। मुझे एक उदाहरण याद आता है। महाभारत में चर्चा है कि जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो एक संत बैठे हुए थे। अब उनको 56 व्यंजन परोसे गए। उन्होंने सबको देखा और उसके बाद उन्होंने सारा मिक्स कर दिया। तो देखने वालों ने बोला, आपको स्वाद कैसे आएगा, आपने तो सब कुछ मिक्स कर दिया। तो उन्होंने बोला कि मैंने मिक्स इसलिए किया है कि मैं बिना भगवान को भोग लगाए खाता नहीं, और 56 चीजें हैं, एक भी चीज छूट गई तो मेरा नियम भंग हो जाएगा, तो मैं तो मिला देता हूं। अब भगवान को मैंने सारा भोग लगा दिया, फिर मैं खा लूंगा। क्योंकि इससे मुझे ये अभी क्यों याद आ रहा है, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं, हमारा पेट उसको केवल तत्वों के रूप में पहचानता है। हम चाहे जो भी प्रोटीन खाएं, पेट उसको अमाइनो एसिड्स में ब्रेक करके अब्सॉर्ब करता है। हम जो भी फैट खाएं उसको फैटी एसिड में ब्रेक करके अब्सॉर्ब करता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट खाएं उसको वो उसके छोटे छोटे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज में ही ब्रेक करके अब्सॉर्ब करता है। उसको वही समझता है, उसको वही समझता है। तो आप वैरायटी जितनी भी दिखा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं,
बेसिकली इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका जो सबसे छोटा कण है जो आप ऑब्जॉर्ब करने वाले हैं, जो आपके लिए पोषण का काम करेगा, वो क्या है, ये जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी है। दूसरी बात, जब आप कोई भी एडिटिव भोजन लेते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा क्या डला हुआ है जो पोषण का पार्ट नहीं है। जैसे आपने कोई रेडीमेड पाउडर लिया या कोई सॉस लिया, मसाला आजकल मार्केट में कोई बहुत चल रहा है। मसाला तो छोड़िए, कोई आपने सॉस ले लिया, उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें मान लीजिए टमाटर का सॉस है, तो उस पर टमाटर लिखा होगा, उस पर एसिटिक एसिड लिखा होगा, उस पर नमक और मसाले लिखे होंगे, उसके बाद उस पर कोड में 5-6 चीजें लिखी होंगी, ई दिस ई दैट। ये सब क्या है? ये सब केमिकल्स हैं जो उस चीज को खराब ना होने देने के लिए उसमें जोड़े गए हैं। ये आपके पोषण का अंग नहीं है, मगर आप इनको ले रहे हैं, और ये केमिकल्स आपकी पूरी डाइजेस्टिव प्रोसेस को खराब कर देते हैं। आप याद करिए, हम लोग जब छोटे थे तो सब्जियां बहुत सफाई से देखनी पड़ती थी। गोभी में ऑफ सीजन कीड़े लग जाते थे, भिंडी देख देख के काटते थे, कीड़े लग जाते थे। अब समय ऐसा है, तब लोग ज्यादा बीमार नहीं होते थे। सीजनल बीमारियां हो गई वो अलग है, मगर लोग ज्यादा बीमार नहीं होते थे। अब आपकी सब्जियां ऐसी हैं कि 12 महीने आपको गोभी मिलती है और उसमें एक भी कीड़ा नहीं होता। 12 महीने भिंडी मिलती है पर उसमें एक भी कीड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पेस्टिसाइड है उसके अंदर ऑलरेडी, और प्रिजर्वेटिव है, कलर है, क्योंकि आपको सुंदर चाहिए। तो ब्रश से आपका परवल रंगा जा रहा है, आपके कुंदरू रंगे जा रहे हैं, जो भी चीजें हैं उसमें इतने एडेड केमिकल्स हो गए हैं कि आप सोच रहे हैं कि आप बहुत हेल्दी खा रहे हैं, मगर उसमें कितने प्रिजर्वेटिव आपके शरीर में जा रहे हैं आपको बिल्कुल नहीं पता है। तो आप समझिए, जो भी फैट डाइट्स की आप बात करते हैं, जो भी एडिटिव्स की बात करते हैं, आप कोई भी एडिटिव खाना चाहते हैं, मेरी आपको सलाह यह है, ईट फ्रेश होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। कहीं से भी बाहर का प्रिजर्व यदि आया है तो वो प्रिजर्व कैसे हुआ है, कोई तो उसमें मेथड यूज हुआ है, उसमें केमिकल यूज हुआ है। तो फ्रेश खाइए, लोकल खाइए, और जो फल हैं उनको कोशिश करिए बिना प्रोसेसिंग के खाइए। आप उसको, आपने लिया एप्पल लिया, फिर आपने उसका एप्पल सॉस बना लिया, तो आप एप्पल रॉ खा लीजिए, एप्पल रॉ खा लीजिए। तो फलों को, सीजनल चीजों को आप खाइए। केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स आप जितना बच के रहेंगे उतना आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। तो फैट डाइट्स की बात, वीगन डाइट जो आपने मुझसे पूछा, वीगन का मतलब पत्ते नहीं होता। वीगन का मतलब ये है कि हम जो भी खाएं वो प्लांट सोर्स का हो, वो कोई भी चीज एनिमल सोर्स की ना हो। अच्छा, मतलब यदि दूध भी है तो वो एनिमल सोर्स, तो वो सोया मिल्क लेंगे या आलमंड मिल्क लेंगे। घी नहीं लेना है आपको। आप सोचिए, हमारे शास्त्र तो हमेशा से घी की बहुत तारीफ करते हैं कि भगवान को भी हर जगह घी का हवन, घी का भोग। हमने उसको कभी भी वीगन या वेज या नॉन वेज में नहीं बांटा है। क्यों? क्योंकि घी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, स्पेशली गाय का घी, और ये आपकी बुद्धि को तेज करता है, आपके जोड़ों के लिए आवश्यक है, और आपकी बुद्धि बुढ़ापे तक, आपकी मेमोरी। आपको याद होगा मेरे दादाजी, वो तो बुढ़ापे में भी कहानी सुनाते थे। आज जितने आपको सुनने मिलते हैं, अल्जाइमर हो रहा है, डिमेंशिया हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, यदि आपका आहार सही है, फ्रेश है, मिट्टी से जुड़ा है, तो आप तय मानिए आपको बीमारियां नहीं होंगी। और गाय का दूध तो हमेशा से अमृत माना गया है। लेकिन अभी बीच में चला था, आप देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल बहुत सारे जानकार बन गए हैं, या सबको जानकारी देने का एक नशा जैसा लग गया है। अब वो उनका कहना है कि दूध आपको पीना ही नहीं चाहिए, दूध पीने से, दूध से जुड़े पदार्थ खाने से, दूध आपके लिए बना ही नहीं है। दूध गाय अपने बच्चे के लिए देती है, उसको आप लेते हैं, वो आपके शरीर में नुकसान करता है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि हमने देखा है कि भारत में तब से लेके आज तक, चाहे कृष्ण के समय से बात कीजिए और वर्तमान में बात कीजिए, तो दूध हर घर का हिस्सा है और सबको दूध पीने की आदत है। इंटरनेट है ना, ये एक दुधारी तलवार है। हर कोई अपनी बात कह सकता है, हर कोई अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता है,
जो सुन रहा है उसे इवैल्यूएट करना है कि कौन बोल रहा है। बहुत समय पहले की बात है, मैं स्वामी जी के पास गई थी कि स्वामी जी ये पुस्तक मैंने देखी है, क्या मैं पढूं? उन्होंने बोला कि मैं एक साधक को वही पढ़ने की सलाह दूंगा जो सिद्ध द्वारा लिखा गया हो। बिल्कुल। यदि कोई सिद्ध नहीं है और उसने लिखा है तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो ये बात लाइफ की हर फील्ड पे आती है। आप जिस फील्ड की जानकारी चाहते हैं उसके एक्सपर्ट से लीजिए। यदि आप सोचेंगे कि हर कोई एक्सपर्ट बन रहा है, आजकल इन्फ्लुएंसर्स का युग है जो केवल अच्छे दिखते हैं या कुछ ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से तर्क के साथ बताते हैं, तो आपको लगता है ऐसे एक्शंस करते हैं जिससे आप अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपको लगता है ये सच बोल रहे होंगे, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सपर्ट से वेरीफाई करिए, इंटरनेट को सही तरीके से इस्तेमाल करिए, आप उससे सही जानकारी भी ले सकते हैं। और आपको ICMR ने भारत के लिए भारतीय थाली के ऊपर एक पूरी बुक निकाली है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी। उम्र के अनुसार एक छोटे बच्चे को, एक किशोरावस्था के बच्चे को, एक जवान व्यक्ति को, एक बहुत अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को, गर्भवती को, दूध पिलाने वाली माता को, वृद्धावस्था की तैयारी के लिए, वृद्धावस्था में 80 साल में आपको क्या खाना है, आपकी थाली में क्या होना चाहिए, चित्र सहित उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है। मैं चाहूंगी आप सब उसे देखें, क्योंकि ICMR ने बहुत रिसर्च करके 2024 में वो बुक निकाली है। 150 पेज की बुक है, मगर विश्वास मानिए वो आपके लिए मुफ्त में उपलब्ध है और आपको ऐसी जानकारी देगी कि आपको इन फैट डाइट्स में कि ये खाएं, ऐसे खाएं, वैसे खाएं, उस सब से दूर रहने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी और आप स्वस्थ रह पाएंगे। ये हमारे भारत के लिए, भारतीयों के लिए ही बनी है, तो आप ज़रूर उसका लाभ उठाइए। देखिए, भारत में अलग अलग परिवेश में अलग अलग तरीके से खान पान है। आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बांट लीजिए, तो सबकी थालियां अलग है। वहाँ जो उपलब्धता है वहाँ पर वो उस तरीके से खा रहे हैं। हो सकता है साउथ दाल चावल को इडली सांभर के तरीके से खा रहा है, वही दाल चावल नॉर्थ में चले जाइए तो दाल और रोटी के तौर पे खाई जा रही है। सवाल ये उठता है कि जो भी वनस्पति हमारे पास वो है, जो उन्होंने दिखाया है ना, जो ICMR की थाली है, उसमें सारे एक्सचेंजेस हैं कि आप ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, वेज, नॉन वेज, हिसाब से वो चीजें उनके हिसाब से कि आप क्या खा सकते हैं। भाई आप चावल खा सकते हैं, आप गेहूं खा सकते हैं, आप रागी खा सकते हैं, आप बाजरा खा सकते हैं, आप ज्वार खा सकते हैं। उनकी प्रोसेसिंग सही तरीके से करिए और मात्रा को बैलेंस करिए। अच्छा, जैसे बाजरा का जिक्र किया, इससे पहले भी हमने जो एपिसोड्स किए थे डॉक्टर आशा, उसमें हमने देखा था कि बाजरा रिच आयरन का है सोर्स, लेकिन हमें पता ही नहीं कि उसको कैसे खाना है। तो हमारी जो थाली है, खास करके महिलाओं के लिए मैं फोकस करती हूँ कि जो महिलाएं घर में खाना बना रही हैं, जो दे रही हैं अपने बच्चों को या खुद भी खा रही हैं, तो बनाते समय दोपहर के खाने में क्या ध्यान रखें या ब्रेकफास्ट में किस चीज़ों का ध्यान रखें। कई जगह तो ये कहा गया है कि आप 18 घंटे तक खाना ही मत खाइए क्योंकि शरीर को टाइम मिलना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम ऊंट नहीं है, हम मनुष्य हैं। हमारी जो आंत है, हमारा पेट 3 घंटे में खाली हो जाता है। यदि आप टोटल नॉनवेज भी खाते हैं तो 6 घंटे में खाली हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं किसी भी तरह के फैट डाइट के फेवर में नहीं होती हूँ, मगर ये तय है कि सूर्य के साथ हमारा शरीर चलता है, तो सूर्य के साथ हमारे एंजाइम्स बढ़ते हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो एंजाइम्स कम हो जाते हैं। तो आपको शाम के बाद हल्का भोजन करना चाहिए। दिन में जब सूर्य तीव्र है तब आपके एंजाइम्स भी बहुत अच्छे हैं। इसका भी तो जिक्र हमारे शास्त्रों में है कि सुबह आप राजा जैसे रहिए और शाम को आपका भोजन भिखारी जैसे रहिए। इसके कहने के पीछे शायद एंजाइम ही हो। यस, ये हमारे शास्त्रों में सब कुछ है, सब कुछ है, और हमारे जीवनचर्या में भी सब कुछ था, मगर हम अंधी दौड़ में सब कुछ भूल चुके। अब हमें वापस लौटने की जरूरत है, क्योंकि नहीं तो हमारा देश डायबिटिक कैपिटल, PCOS कैपिटल, अनीमिया कैपिटल ये हो जाएगा। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं 2021वीं सदी, 22वीं सदी तक हम भारत एक स्वस्थ राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमें इंडिविजुअली अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। और जैसे कि आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, मैं आपसे कहूंगी आत्मनिर्भर बनिए, खुद पकाना शुरू करिए, किचन को ताला मत लगाइए। यदि आप किचन को ताला लगाते हैं, हर वक्त आप बाहर का खाना चाहते हैं, तो एक दिन आपका परिवार भी नष्ट हो जाएगा
और स्वास्थ्य तो आपने चौपट पहले ही कर लिया होगा। इसलिए घर में पकाइए, ताज़ा खाइए। और ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप ईस्ट में हैं और उसमें लिखा है कि आपको तो पाव भाजी खानी है। नहीं, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ईस्ट में यदि आप मछली भात खाते हैं तो भी वो वही बात है। इट इज़ 1 कार्ब सीरियल एंड 1 पल्स। एक अनाज है, एक दाल है, बस यही कॉम्बिनेशन हर जगह है। आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर कहीं भी जाएंगे तो भोजन में हर जगह एक तो अनाज है, एक दाल है। दाल इज प्रोटीन, उसके बदले कहीं मछली है, मीट है, मटन है, जो भी है, कहीं सब्जियां हैं, पर एक सीरियल है। हाँ। और सब्जियां हैं, अचार है, चटनी है। जब आप चटनी खाते हैं तो वो क्या है? वो विटामिन सी तो है। टमाटर की चटनी है, कोई भी चटनी, कोई आप भी चटनी है। कोई भी चटनी खा रहे हैं तो उसमें खटास तो है ही। और जब आपने खट्टा साथ में खाया है तो आयरन तो विटामिन सी आपको मिल रहा है। मिल तो रहा है। हमारी थाली बहुत समृद्ध थाली है, उससे भागिए मत। और हो सकता है कि आप सब कुछ एक बार में ना बना पाए, सब कुछ एक बार में ना खा पाए, उसके हिस्से कर लीजिए। और हिस्से करके कभी कुछ करके आप खाइए। किचन को अपने घर की धुरी बनाकर रखिए। हम सब जब बच्चे थे तो नानी जी कुक करती थी, माँ कुक करती थी, तो हम उसके आसपास मंडराते होते थे कि आज क्या बन रहा है, क्या खुशबू आ रही है। तो वो बच्चे के लिए भी बहुत अच्छी एक मानसिक तैयारी होती है घर के भोजन की। आपकी अगली जनरेशन भी घर में बनाए, खाए और स्वस्थ रहे। इसके लिए जरूरी है कि हम भोजन को पोषण से जोड़ें, केमिकल्स से दूर करें और हम सब स्वस्थ रहें। बिल्कुल। ब्रेकफास्ट को लेकर थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल कि ब्रेकफास्ट हमारा कैसा होना चाहिए? क्या कई लोग ब्रेकफास्ट स्किप करके सीधे दोपहर का खाना खा के ही काम पे चले जाते हैं और फिर सीधे रात का खाना खाते हैं, तो क्या हमारे को कुछ घंटे में खाते रहना चाहिए और क्या खाना चाहिए? ये आपकी इंडिविजुअल प्रकृति पे डिपेंड करता है, मगर जो ऐसा कहते भी है ना, वो एक्चुअली ऐसा करते नहीं है। क्योंकि वो सुबह उठते हैं, फिर वो चाय लेते हैं, चाय के साथ 2-4 बिस्किट या टोस्ट खा लेते हैं। ब्रेकफास्ट तो वो हो गया ना। अच्छा, हाँ। ब्रेकफास्ट मीन्स पूरी रात के बाद आपके मुंह में क्या गया। जो फास्ट था उसको आपने ब्रेक जो फास्ट था वो ब्रेक कर दिया। आप उसको ब्रेकफास्ट कहते नहीं क्योंकि आप बहुत सजाते नहीं उसको, मगर आपके मुंह में कुछ तो जाता है। तो आपने चाय बिस्किट तो, चाय टोस्ट तो ले ही लिया, चाय टोस्ट तो ले लिया जिसने आपको बहुत न्यूट्रिशन नहीं दिया। तो मैं हमेशा आपको अपने पेशेंट से कहती हूँ कि यदि आप एसिडिटी से दूर रहना चाहते हैं तो सुबह एक पका केला खा लीजिए। खाली पेट फल भी नहीं खाते, ये भी एक मिथ है। पका केला खाइए ना, पूरी एसिडिटी मिट जाएगी। अच्छा, खाली पेट सुबह उठ के आप एक केला खा सकते हैं? बिल्कुल, मतलब मैंने तो 20 साल से खा रही हूँ, अभी तक तो ठीक हूँ। ठीक है। आजकल एसिडिटी की भी बहुत प्रॉब्लम है ना, तो क्या चाय एक बहुत बड़ा इशू होता है एसिडिटी के लिए भी? असल में हमारा शरीर ना हर चीज से एडजस्ट हो जाता है। ये मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरे लिए जो अनुकूल है वो आपके लिए अनुकूल हो, ये जरूरी नहीं है। सबकी तासीर तो अलग है? नहीं, सबने आदत अलग अलग डाली हुई है। अच्छा। किसी को रात में 2 बजे तक जागने की आदत है, कोई सुबह 4 बजे उठ जाता है, तो वो व्यक्ति अलग है, ऐसा नहीं है। आपने खुद को कैसे कंडीशन किया है। तो बेहतर है जब हम नेचुरल की तरफ लौटेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपके खुद के शरीर को क्या अनुकूल आता है। और जो अनुकूल आता है उसका एक बहुत सिंपल टेस्ट है। यदि आपको खाने के बाद नींद आती है, यदि आपको खाने के बाद लगता है कि मैं लेट जाऊं, इसका मतलब जो आपने खाया है वो सही नहीं है। अच्छा। जो मात्रा आपने खाई है वो सही नहीं है। इसलिए हमेशा आहार ऐसा चुने जो आपको ऊर्जा दे। भगवत गीता में 6वें अध्याय में नहीं 17वें अध्याय में उन्होंने भोजन को डिस्क्राइब किया है। तो उसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं लिखा है कि क्या खाओ, कितना खाओ या कितना खाओ। उन्होंने बस यही लिखा है कि जो आपको शक्ति दे, जो स्थिर ऊर्जा दे, वो आपके लिए उपयुक्त है। तो इसका निर्णय आपको स्वयं करना है कि आपके लिए क्या उपयुक्त है। मगर पहले ये सामने बोर्ड रखा हुआ है, इस बोर्ड पे पहले से कुछ लिखा हुआ है। यदि मुझे और कुछ लिखना है तो उसे मिटाना पड़ेगा। तो पहले अपनी आदतों का बेस समझिए कि ये आदत है, मेरी प्रकृति नहीं। उसके बाद उसको इरेज करिए और फिर जो आपको उचित लगता है, जो आपको ऊर्जा देता है, जो आपको स्वस्थ रखता है, उसको अपने जीवन में आप ग्रहण करिए। बिल्कुल। तो ये सोचकर खुश मत होइएगा कि बहुत अच्छा पौष्टिक खाना था
और इसीलिए शायद डाइजेशन के समय हमें नींद आ रही है। तो थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है कि जब आपको खाकर बड़ा अच्छा एनर्जी और अच्छा फील हो तो समझिए आपने बहुत अच्छी डाइट ली है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशा आपका भी, और ऐसे ही सवाल मैं आपसे अगले एपिसोड में भी करते रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। दर्शकों, उम्मीद है आपको भी उतना ही मज़ा आया जितना मुझे आया है। जो गीता का एग्जैक्ट श्लोक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या खाना है इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस खाने का गुण क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। नमस्कार। नमस्कार।